हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिपॉजिटरी क्या होता है और साथ ही में हमने बात की थी कि डीपी क्या होता है। डिपॉजिटरी किस तरह से फंक्शन करता है लाइक बैंक, और डीपी कौन है, डिपॉजिटरी का एजेंट है। अच्छा, अब हम आज कुछ और न्यू टर्म सीखेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले अपना टर्म डीमटेरियलाइजेशन। देखिए बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हम लोग समझेंगे चीज़ों को। तो क्या है, लेट्स सी डीमटेरियलाइजेशन। देखिए डीमटेरियलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस जिसमें आप अपने फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीमैट करवा सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? इट्स अ प्रोसेस जहां पे आपका फिजिकल सर्टिफिकेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। देखो माइट भी हो सकता है कि पुराने ज़माने के आपके पास कोई शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हों, आपके दादा नाना काका मामा के, और अब आप फाइनली चाहते हैं कि वो शेयर्स भी आपके डीमैट फॉर्मेट में बन जाएं। तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने उन फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बता रही हूँ कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मिस्टर इन्वेस्टर हैं। मिस्टर इन्वेस्टर जो है उनके पास कुछ फिजिकल सर्टिफिकेट्स पड़े थे। देखो 4 लोग हैं, 4 पार्टीज के नाम ध्यान रख लो, सिक्वेंस वैसा ही रहेगा। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 4 लोग कौन कौन थे। एक तो था इशूअर, एक है इन्वेस्टर, एक है डिपॉजिटरी, एक है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इशूअर और डिपॉजिटर का अग्रीमेंट होता है, इन्वेस्टर डीपी को जानता है और डीपी डिपॉजिटरी का एजेंट होता है। तो हम इसी लिंकिंग के अंदर इस प्रोसेस को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। देखो सबसे पहले आपको इन्वेस्टर दिख रहा है। ये जो इन्वेस्टर है ये सबसे पहले अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करता है डीपी के पास। कहाँ पे? डीपी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है। अच्छा, डीमैट अकाउंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर रखेगा कहाँ पे? तो इसलिए ऑफकोर्स सी बात है, इसको डीमैट अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टर जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है डीपी के पास। ठीक है, अकाउंट ओपन हो गया। अब इस डीपी को एक रिक्वेस्ट करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट और डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। क्या? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, दो चीज़ें, शेयर सर्टिफिकेट एंड डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, ये दो चीज़ें किसको भेज देगा? और ये भेज देगा किसको? डीपी को। किसको भेज देगा? डीपी को भेज देगा। अब डीपी को ये पता चल गया कि हमारे जो ये मिस्टर इन्वेस्टर हैं ये अपने फिजिकल शेयर्स को डीमैट शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता है। ओके, तो जैसे डीपी को पता चलेगा तो डीपी किसको बताएगा? डिपॉजिटरी को, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो डिपॉजिटरी के लिए कर रहा है ना। तो डीपी इन्फॉर्म करेगा किसको? डिपॉजिटरी को। तो जो इसका मालिक है ना डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा। अब डिपॉजिटरी जो भी एनएसडीएल या सीडीएसएल है उसको कैसे इन्फॉर्म करेगा? इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं शेयर सर्टिफिकेट और डीआरएफ, इनकी स्कैन्ड कॉपी, क्या भेजेगा? स्कैन्ड कॉपी मेल करके भेज देगा। तो जैसे स्कैन कॉपी डिपॉजिटरी को मिलेगी तो डिपॉजिटरी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्लाइंट जो है मिस्टर इन्वेस्टर ही इज़ विलिंग कि अपने शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करना चाहता है। अच्छा बताओ, डिपॉजिटरी किसको जानती है? इशूअर को। तो किसको इन्फॉर्म करेगी? इशूअर को, क्योंकि अल्टीमेटली ये शेयर्स तो इशूअर से बिलोंग करते हैं ना। तो अब यहाँ पे जो डिपॉजिटरी है वो किसको इन्फॉर्म करने जा रहा है? इन्फॉर्म करने वाला है इशूअर को। यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया गया, आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है ये, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ट्रांसफर एजेंट, अच्छा बेसिकली क्या है, ये कंपनी का एजेंट है जो इस तरह के काम करता है। मतलब शेयर सर्टिफिकेट इशू, ट्रांसफर, ये सारे काम कौन देखता है? कंपनी का आरटीए देखता है। अब कंपनी में ऑब्वियसली किसी ना किसी को पावर डेलीगेट तो करेगी ना, खुद से थोड़ी ना सारे काम करेगी। तो कंपनी ने यहाँ पे अपना पावर किसको डेलीगेट किया हुआ है? आरटीए को डेलीगेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। चारों पार्टीज हमारे सामने दिखाई दे रही है। नंबर 1 पार्टी कौन है? इन्वेस्टर। नंबर 2 कौन है? डीपी। नंबर 3 कौन है? डिपॉजिटरी। और नंबर 4 कौन है? हमारा इशूअर। ये 4 पार्टीज हैं और ये सीक्वेंस हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, सीक्वेंस हमारा चेंज नहीं होगा।
तो क्या हुआ, एक बार यहाँ तक रिकैप करते हैं फिर कहानी बताती हूँ। इन्वेस्टर सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करने गया किसके पास, डीपी के पास। अकाउंट ओपन किया और रिक्वेस्ट उसको फाइल किया कि भैया मेरा शेयर सर्टिफिकेट जो है वो आप कन्वर्ट कर दीजिए किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर। तो इसीलिए उसने शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट फॉर्म डीपी को जमा करा दी डीपी को। अब डीपी को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो वो फटाक से किसके पास जाएगा, डिपॉजिटरी के पास जाएगा। और डिपॉजिटरी किसको बताएगा, कंपनी को बताएगा, इशूअर को बताएगा, भैया तुम्हारा एक इन्वेस्टर है वो चाहता है कि शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो और इसके बदले में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स उसके अकाउंट में डाल दो। अब कंपनी के इशूअर को इन्फॉर्मेशन मिली और साथ ही में ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म था, ये दोनों ही डीपी ने किसको भेज दिए, ऑफ कोर्स किसको भेज दिए, आरटीए को भेज दिए। अब ये जो आरटीए है ये क्या करेगा, इन शेयर सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये शेयर सर्टिफिकेट हो जाएंगे कैंसिल और उसके बदले में ये शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया उसने, शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल। नहीं तो इन्वेस्टर शेयर सर्टिफिकेट भी होल्ड करता, शेयर्स भी क्रेडिट हो जाते, डुप्लीकेसी हो जाता ना। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर के शेयर सर्टिफिकेट यहाँ इशूअर ने कैंसिल कर दिए। अब जैसे वो कैंसिल करेगा, अब चैनल याद रखना, चैनल नहीं भूलना है हमें, वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म अबाउट कैंसिलेशन। ये इन्फॉर्मेशन हो गई कैंसिलेशन की किसको, डिपॉजिटरी को। यहाँ पे कलर्स याद रखना। अब कैंसिलेशन की इन्फॉर्मेशन ब्लू कलर में चल रही है, पहले इन्फॉर्मेशन जो आई थी वो आई थी कन्वर्जन की, वो सब ब्लैक में था। तो मैंने इससे कलर कॉम्बिनेशन भी आप इसी तरह से यूज़ किया ताकि आप लोग को ध्यान रहे। तो यहाँ पे कैंसिलेशन की इन्फॉर्मेशन दे दी है डिपॉजिटरी ने। अब आप लोग बताओ डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म करेगा, यस ऑफ कोर्स डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म करेगा, डीपी को इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी ने किसको इन्फॉर्म कर दिया, डीपी को। और अब डीपी क्या करेगा, अरे सिंपल सी बात है, उसके अकाउंट जो अकाउंट ओपन किया था ना उसमें ये शेयर्स क्रेडिट कर देगा, क्योंकि इन्वेस्टर के सर्टिफिकेट्स तो कैंसिल हो चुके हैं। तो अब इक्विवेलेंट शेयर्स जो है उसके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये इसी के साथ उसका अकाउंट क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया क्रेडिट। तो अब इस इन्वेस्टर को बता भी दो कि भाई साहब आपका अकाउंट क्रेडिट हो चुका है। तो अब फाइनली यहाँ पे डीपी जो है ये इन्वेस्टर को इन्फॉर्म कर देगा कि इन्वेस्टर आपका अकाउंट जो है वो शेयर से क्रेडिट हो चुका है, आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स ख़त्म हो चुके हैं, अब आपके जो भी शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्मेट में ही हैं। प्रोसेस समझ में आया पूरा, एक बार फटाफट से रिकैप कर ले, है ना। अच्छा सुनो ध्यान से, शांति से सुनना। हम डीमटेरियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मींस फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिकल कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। देखो आपको ट्रेडिंग करनी, कुछ भी करना है तो इलेक्ट्रॉनिकली ही करना है, फिजिकल आप नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करने के लिए, डीमैट करने के लिए इन्वेस्टर किसके पास गया, जल्दी बोलो, डीपी। यस, डीपी किसके पास गया, डिपॉजिटरी ने किसको बोला, कंपनी को। कंपनी के पास आ गए फिजिकल सर्टिफिकेट्स, कंपनी ने उनको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके इन्फॉर्म कर दिया, चैनल वही डीपी या डिपॉजिटरी, हाँ डिपॉजिटरी, ऑफ कोर्स डिपॉजिटरी को जानता है, एजेंट को नहीं जानता। डिपॉजिटरी किसको बताएगा, अपने एजेंट को, और डीपी किसको बताएगा, अपने क्लाइंट को, दैट इज व्हाट इन्वेस्टर। और इसके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। दिस इज व्हाट द सिंपल प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े चलो। अब डीमटेरियलाइजेशन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। नाउ व्हाट इज दिस डीमटेरियलाइजेशन, हमने प्रोसेस पढ़ लिया इसका। तो डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस by which the physical share certificates of an investor are taken back by the company, and equivalent number of securities are credited to his account in electronic form at the request of the investor. It is just like that. आप कैश बैंक में जमा कराते हो और आपके अकाउंट में इक्विवेलेंट कैश जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, फिर उसके बाद आप उसको नेफ्ट करना है या कुछ भी करना है वैसा ही कर सकते हो। तो सेम टू सेम वही बात यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन में हमने पढ़ी। फाइन,
अब एक टर्म और है, इससे मिलता जुलता है, रीमटेरियलाइजेशन। नाउ रीमटेरियलाइजेशन, नाउ ये क्या है, उल्टा है एकदम। अभी इन्वेस्टर फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट कर रहा था ना, अब मान लो किसी इन्वेस्टर को बोलते नहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिकल भरोसा नहीं है, मुझे दिखते नहीं है ऐसे, तो मुझे तो दिखने चाहिए मेरे शेयर्स, तो सर्टिफिकेट ही चाहिए उसको तो भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को अगर फिजिकल कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन के लिए कोई मना नहीं, आपको रखना है अपने पास, होल्ड करके रखना है, आप फिजिकल फॉर्मेट में बड़े आराम से रखो, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट करोगे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीमटेरियलाइजेशन। व्हाट? रीमटेरियलाइजेशन। लैंग्वेज पढ़े, देखो, रीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस of converting securities held in electronic form in a demat account back in physical certificate form। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफिकेट से, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स थे, उनको वापस से आप कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। फॉर द पर्पस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन द क्लाइंट हैज टू सबमिट the rematerialization request to the DP with whom he has an account. A client can rematerialize his dematerialized holdings at any point of time. Any point of time, जब आपको मन करे तब आप ये प्रोसेस कर सकते हो। जब आपको मन करे डीमैट करना है डीमैट कर लो, जब आपको मन करना है रीमैट करना है रीमैट कर लो, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करते जाने काम हो जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। चलो अब ना रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या प्रोसेस रहेगा, देखो चैनल नहीं ब्रेक होएगा, वही चार लोग, कौन कौन, यस ऑफ कोर्स, इन्वेस्टर नंबर 1, इन्वेस्टर नंबर टू कौन होगा, अरे डीपी यार, ऑफ कोर्स डीपी। नंबर 3 डिपॉजिटरी एंड नंबर 4 इशुअर और उसका आरटीए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी टर्मिनोलॉजी थोड़ा मुंह पे आने लग गई होगी आपकी, डिपॉजिटरी, डीपी, इशुअर, है ना। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको ये सारे टर्म्स समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सब कुछ टर्म्स सिखा दूंगी मैं, और इतना मजा आएगा ना आपको सेबी में, सिक्योरिटीज लॉ में, कि आप बोलोगे मैम अब तो सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट में डील करना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। रीमटेरियलाइजेशन, इन्वेस्टर किसको रिक्वेस्ट करता है, किसको जानता है, डिपॉजिटरी को? नो। डायरेक्टली इशुअर? ओ नो, कैसे जाएगा, मुंबई में कंपनी है, रहता है जयपुर में, तो थोड़ी ना वहां पे जाके बोलेगा, या कंपनी को एक एक मेल मिलेगी तो भी लफड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे जो इन्वेस्टर है अगेन वो किसको बोलता है, अपने डीपी को ही बोलता है। सब कुछ किसके थ्रू होता है, डीपी के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस रीमटेरियलाइजेशन। सुनो जी, ये आ गया हमारा इन्वेस्टर, इसका अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। अब अकाउंट ओपन मत करा देना, आप वापस बोलो अकाउंट ओपन, अरे डीमैट फॉर्मेट में ऑलरेडी, तो अकाउंट थोड़ी खोलेंगे, अकाउंट तो ऑलरेडी है, उसमें क्रेडिटेड है ऑलरेडी शेयर्स। तो अब ये सिर्फ इन्फॉर्म करेगा। नाउ लिसन, इन्फॉर्म्स फॉर रीमैट, किसको इन्फॉर्म कर रहा है, डीपी को। किसको इन्फॉर्म कर रहा है, डीपी को। किसको इन्फॉर्म कर रहा है, यस डीपी को। याद हो गया अब तो। चलिए, तो इन्वेस्टर डीपी को इन्फॉर्म कर रहा है क्या, रीमैट कर दो, फिजिकल सर्टिफिकेट दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉनिकल नहीं रखने हैं, ऐसा वो इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इन्फॉर्म करेगा, ओरली थोड़ा ना करेगा, तो कुछ एप्लीकेशन देगा। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे एप्लीकेशन देनी है उसको। कौन सी एप्लीकेशन देगा, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, सॉरी, कौन सी एप्लीकेशन देगा, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, RRF। शेयर सर्टिफिकेट मत बोल देना यहाँ पे, शेयर सर्टिफिकेट तो चाहिए उसको, चाहिए। देगा क्या, एप्लीकेशन। जैसे वहां पे डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म दिया था, DRF, ऐसे यहाँ पे रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म देगा, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म।
चले, तो ये इन्वेस्टर ने रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप किया और फिल करके ये फॉर्म किसको भेज रहा है, डीपी को पहुंचा दिया। डीपी को रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। जैसे डीपी को पता चलेगा, बताओ क्या करेगा, अब आप लोग को पता है अच्छे से क्या करेगा। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। डीपी किसको इन्फॉर्म करेगा, डिपॉजिटरी को। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे डीपी इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को, और वही इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब स्कैन्ड कॉपी ही भेजेगा। अब इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म कर दिया डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म करेगा, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे डिपॉजिटरी इन्फॉर्म करेगा इशूअर को कि भैया तुम्हारा एक इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि उसके डीमैट इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल शेयर में कन्वर्ट करना है, मतलब शेयर सर्टिफिकेट इशू करो उसको। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी ने इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म किया किसको, इशूअर को या उसके आरटीए को, जो भी बोलना है बोल लो। इशूअर को इन्फॉर्म किया, और साथ ही में ये जो डीपी है ये रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म किसको भेज देगा, इशूअर के पास आ गया। अब इशूअर को पता चलेगा कि अच्छा ये पर्सन है, उसकी सारी वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद इशूअर क्या करेगा, प्रिंट करेगा शेयर सर्टिफिकेट, और ये हमारा शेयर सर्टिफिकेट बन के रेडी। तो इशूअर ने वेरिफिकेशन के बाद ये मिस्टर इन्वेस्टर जो है उनका शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे रेडी कर लिया है, हो गया रेडी। अब रेडी करने के बाद क्या करें, इन्वेस्टर को इशू कर दें, तो यहाँ पे इन्वेस्टर को शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गया है। इन्वेस्टर खुश हो गया, वाह मेरे को मेरा सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्मेट में मिल गया। तो इशूअर डायरेक्टली किसको दे देता है, इन्वेस्टर को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देता है, और साथ में इन्फॉर्म करता है किसको, डिपॉजिटरी को तो बताना पड़ेगा कि हमने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, प्रिंट हो गया है, इशू हो गया है। अब जैसे डिपॉजिटरी को पता चलेगा, डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म करेगी, डीपी को। तो डिपॉजिटरी ने इन्फॉर्म कर दिया किसको, डीपी को इन्फॉर्म कर दिया। और ये जो डीपी है, डीपी ये क्या करेगा, पता है क्या करेगा, जो इन्वेस्टर का अकाउंट था ना, उस अकाउंट में से जो शेयर्स पड़े थे उनको हटा देगा, मींस उनको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो उसका जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट, शेयर्स डेबिट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स एक ही जगह वो सर्टिफिकेट या अकाउंट, दोनों में से एक ही जगह शेयर्स होल्ड कर सकता है, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। अगर शेयर सर्टिफिकेट था उसको हटाना है तो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अकाउंट में शेयर्स है उसको हटाना है, सर्टिफिकेट चाहिए तो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का अकाउंट डीपी डेबिट कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा किसको, इन्वेस्टर को, कि आपके अकाउंट से हमने जो भी शेयर्स थे वो डेबिट कर दिए हैं, आपको ऑलरेडी शेयर सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। तो ये जो एंटायर प्रोसेस हमने अभी पढ़ा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं प्रोसेस क्या रहा। सबसे पहले हमारा मिस्टर इन्वेस्टर पहुंचा किसके पास, डीपी के पास, एप्लीकेशन फाइल की, रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म RRF। जैसे ही ये एप्लीकेशन आई, डीपी ने इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म किया किसको, डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी ने इन्फॉर्म किया इशूअर को इलेक्ट्रॉनिकली, और डीपी ने वहीं पे साइमल्टेनियसली क्या किया, फिजिकल कॉपी कंपनी को इशू कर दी, कंपनी ने उसको वेरीफाई कर लिया, डिटेल सही थी, अभी फटाफट से प्रिंट कर दिया शेयर सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट किसको इशू कर दिया, इन्वेस्टर को इशू कर दिया, और इन द मीन वाइल इन्फॉर्म कर दिया डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी ने डीपी को, और डीपी ने क्या किया, शेयर्स डेबिट। तो जब तक ये शेयर सर्टिफिकेट इन्वेस्टर के पास पहुंचता तब तक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक काम है तो सेम डे हो जाएगा, तो यहाँ पे उसके शेयर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो आप एक बार में एक ही जगह अपने शेयर्स होल्ड कर सकते हो, ईदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। एक ही शेयर दोनों जगह तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकते, दो दो फायदे तो मिल नहीं सकते। तो दिस इज व्हाट डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। तो डीमटेरियलाइजेशन में फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया था, वेयर एज रीमटेरियलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिकल को फिजिकल में कन्वर्ट किया गया था। और ये सारा काम इन चार पार्टीज के बीच में ही हो रहा है, इन चारों का चैनल ब्रेक नहीं होता। इन्वेस्टर हमेशा डीपी को जानता है, डीपी इन डिपॉजिटरी को, एंड डिपॉजिटरी इशूअर को। गॉट इट, यहां तक क्लियर है एकदम अच्छे से।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम इतनी देर से डीपी 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 बोले जा रहे हैं, तो डीपी का थोड़ा सा इलेबोरेशन शॉर्ट नोट देख लेते हैं कि डीपी एजेंट है, ये तो हमें पता चल चुका है, और वो क्या क्या काम करता है एक बार वो उस पर थोड़ी सी निगाहें डाल लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज डीपी। देखो, डीपी इज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट है। किसका किसका एजेंट है? हाँ, डिपॉजिटरी का, ऑफ कोर्स, सही बात है। ऑफ इन्वेस्टर इन डिपॉजिटरी सिस्टम, है ना, प्रोवाइडिंग द लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर थ्रू द डिपॉजिटरी, थ्रू द डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर कंपनी और इन्वेस्टर को लिंकेज करने वाला एक मीडिएटर है। Depository participants maintain securities account balances and intimates the status of holding to the account holder from time to time. तो although account जो होता है वो डिपॉजिटरी के पास ही होता है, लेकिन इसका मैनेजमेंट जो है वो डीपी देखता है। आपके पास टाइम टू टाइम मैसेज आएंगे कि कितनी सिक्योरिटीज बाइंग सेलिंग है, स्टेटमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट आता है ना, एग्जैक्टली वैसे स्टेटमेंट यहाँ पे भी आपको रिसीव होता है। According to SEBI guideline, financial institutions like bank, custodians, stockbrokers, etc. can become participants in the depository. अच्छा, अब मतलब ये तो बता रहे कौन कौन, जैसे बैंक्स होते हैं ना, ये डीपी का काम करते हैं, है ना, या फिर कस्टोडियंस क्या होते हैं हम बाद में सीखेंगे। कस्टोडियन, ब्रोकर्स वगैरह जो हैं वो भी ये सब काम कर सकते हैं। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डीपी के, क्या क्या काम होते हैं इनके? ये ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट और नॉमिनेशन से रिलेटेड काम करवाते हैं। ट्रांसमिशन एंड नॉमिनेशन, ये दोनों ही वर्ड आप लोग कंपनी लॉ में पढ़ेंगे डिटेल से। तो ट्रांसमिशन क्या होता है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो डेथ के बाद उसके शेयर्स को किसको देना है ना, उसके लीगल हेयर्स कौन है उनको देना है, या फिर उसने कोई नॉमिनी बनाया तो नॉमिनेशन वगैरह का काम, वो सब काम डीपी देखेगा। देन एक्ट्स एज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी का एजेंट भी होता है। देन कस्टमर इंटरफेस ऑफ डिपॉजिटरी, क्या ये कस्टमर इंटरफेस है? अब ऑब्वियसली कस्टमर के सामने रिप्रेजेंटेटिव, इसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस। आपने फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस सुना होगा ना, जैसे मान लीजिए आज किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो उसका रिसेप्शन सबसे पहले आपको दिखाई देता है। तो एग्जैक्टली जो डिपॉजिटरी है एनएसडीएल सीडीएसएल वो तो लोगों को दिखता नहीं है, तो उसका एक तरह से क्या कस्टमर इंटरफेस ही है ये। एंड देन फंक्शंस लाइक सिक्योरिटीज बैंक, तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बैंक की तरह एक्ट करता है ये। और कौन सा बैंक? सिक्योरिटीज बैंक। अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली सिक्योरिटीज अकाउंट आप डीमैट अकाउंट यहीं पे जाके खोलते हैं। देन फैसिलिटेट्स डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन, दोनों प्रोसेस अभी अभी हमने पढ़ ली है, तो ये सारी फैसिलिटी भी इसी के थ्रू होती है। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑन पे आउट, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उसके थ्रू इमीडिएट ट्रांसफर, बाइंग सेलिंग जो है इसके थ्रू हो सकती है, ट्रांसफर हो जाएगा। एनेबल्स ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स, तो स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, कुछ और काम करना है, तो वो भी इसके थ्रू हो सकता है। एंड सेटल्स ट्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी ट्रेड्स हैं उन सबका सेटलमेंट डीपी के थ्रू ही होता है। तो ये लास्टली प्लेज या एनफोर्समेंट ऑफ प्लेज एटसेट्रा, तो अगर सिक्योरिटीज पे कोई प्लेजिंग हुई हुई है, प्लेजिंग समझते हैं आप लोग? प्लेजिंग मीन्स गिरवी रखी गई है, गिरवी। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई शेयर्स है किसी कंपनी के, उसके बदले में मैंने लोन ले रखा है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ की प्लेजिंग है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सिक्योरिटीज़ हैं उन पे मैं प्लेज कर रही हूँ, तो उसके से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी डीपी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनमें अभी डिटेलिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक बार जान लेना है कि डीपी कौन है। तो डीपी इज़ व्हाट? डीपी इज़ एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, कस्टमर इंटरफेस है, लिंकिंग प्रोवाइड करता है कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में, उनके अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, शेयर ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन से रिलेटेड, या उनसे रिलेटेड कोई भी काम होता है, डीमैट रीमैट से रिलेटेड, या अदरवाइज जो भी उनको कुछ काम करना है ना, ऑफ मार्केट ट्रेडिंग करनी है, या कोई सेटलमेंट करना है, ट्रेड सेटलमेंट्स वगैरह है, या इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना है, ये सब काम किसके थ्रू होते हैं? डीपी के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी अदरवाइज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। ज़्यादा रेलेवेंट अभी जो हमने पढ़ी थी डीमैट और रीमैट की प्रोसेसेस, वो बहुत मैटर करती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन न्यू इशूज़, देखो भाई, आज मान लो किसी कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है,
क्या आ रहा है, पब्लिक इशू, आईपीओ या एफपीओ आ रहा है, मतलब फ्रेश शेयर्स हैं। अब फ्रेश शेयर्स कहाँ पे क्रेडिट होंगे, आपके डीमैट अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे इलेक्ट्रॉनिकली। लेट्स सी, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अकाउंट ओपन करना पड़ता है डीबी के पास, एप्लीकेशन विद ऑप्शन टू होल्ड सिक्योरिटीज इन डिपॉजिटरी, और डीबी आईडी क्लाइंट आईडी देना पड़ता है उसमें। रजिस्ट्रार अपलोड्स लिस्ट ऑफ अलॉटीज टू डिपॉजिटरी, अब जो भी कंपनी है जिसने शेयर इशू किए हैं वो एक पूरी लिस्ट बना के देता है कि किन किन लोगों को शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। एक प्रोसेस समझो, चलो मैं पूरा प्रोसेस बता देती हूँ आप लोग को। से मान लो एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनका आ रहा है आईपीओ, पब्लिक इशू, और मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरा नाम है ए, ये इन्वेस्टर है, ही इज इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो मिस्टर ए कैसे क्या क्या करेगा, तो मिस्टर ए के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट ओपन कर लिया उसने डीबी के पास जाकर के, अब वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा, जो रिलायंस का आईपीओ आ रहा है उसकी एप्लीकेशन लगाएगा, जिसमें अपना डीपी आईडी मेंशन करेगा कि अगर मेरे को शेयर अलॉट हो जाए तो मेरे शेयर इस अकाउंट में क्रेडिट करने हैं आपको, जैसे अकाउंट नंबर होता है ना वैसे ही सेम टू सेम डीपी आईडी हो गया। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो एप्लीकेशन लगाएगा, ये एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, कंपनी, मतलब उसके आरटीए के पास। आरटीए बोलेगा हाँ ये एप्लीकेशन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होंगे उसको शेयर अलॉट, शेयर क्या हो जाएंगे, अलॉट, और शेयर अलॉट हुए तो क्या होगा, उसके अकाउंट में शेयर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, शेयर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो यही बोल रहा है, रजिस्ट्रार अपलोड्स लिस्ट ऑफ अलॉटीज टू डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी क्रेडिट्स अलॉटीज अकाउंट विद डीपी एंड रिफंड सेंड बाय रजिस्ट्रार्स एज यूजुअल, और जिनको ऑफ कोर्स अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको रिफंड हो जाएगा। तो ये न्यू इशुएंस, जो भी नए इशू होते हैं उसमें इस तरह से सिक्योरिटीज का क्रेडिट किया जाता है। तो जो सक्सेसफुल अलॉटीज हैं उनके शेयर्स स्ट्रेट अवे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। फाइन, बात क्लियर। क्या क्या पढ़ लिया, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, डीपी क्या क्या काम करता है वो, एंड अभी हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस। ये जनरल बात है कि जब भी कंपनी पब्लिक इशुएंस लेके आती है तो डीमैट अकाउंट में ही सारे शेयर्स क्रेडिट किए जाते हैं। उसके लिए क्लाइंट क्या बताता है, अपना डीपी आईडी बताता है, ठीक है, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, ये दोनों चीजें बतानी पड़ती है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बेसिक बहुत सारी बातें पढ़ ली। अब फाइनली हम डिपॉजिटरी एक्ट 1996 स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में डिपॉजिटरीज को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या बोला था, ठीक है। तो हम क्या क्या टर्म सीख चुके हैं, डिपॉजिटरी है क्या ये हमें पता है, अभी डीपी क्या है ये भी पता है, डीपी क्या क्या काम करता है वो भी हमें पता है, उसमें से डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन भी हमने सीख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 की। तो लेट्स स्टार्ट। देखो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 2 जनरल डेफिनेशंस का है और सेक्शन 3 तो जैसा आपके मॉड्यूल में कवर किया गया, डेफिनेशंस नहीं कवर की गई है तो हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे, इररेलेवेंट। तो जितना आईसीएसआई का मॉड्यूल कवर करेगा हम उतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, और जो अननेसेसरी चीजें हैं वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, डिपॉजिटरी एक्ट का सेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करना चाहता है तो पहले उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिटरी, बिना सर्टिफिकेट के आप डिपॉजिटरी का काम कर ही नहीं सकते। तो देखो क्या क्या बोला है, नो डिपॉजिटरी शैल एक्ट एज डिपॉजिटरी अनलेस क्या, इट obtains सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये सर्टिफिकेट मैम किससे लेना पड़ेगा, तो किससे लेना पड़ेगा, देखो सिक्योरिटीज लॉ का बाप दादा सब कुछ कौन है, सेबी है। कौन है, सेबी। तो ये सर्टिफिकेट किससे लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सेबी से लेना पड़ेगा। किससे, सेबी से।
अब फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, वो एक्ट में जैसा बताया वैसा होगा। तो इन सच फॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018। ठीक है, पहली कंडीशन सेक्शन 3, आप डिपॉजिटरी की तरह तभी काम कर पाओगे जब सेबी ने आपको उसका सर्टिफिकेट दिया है। सेकेंडली, अब सेबी ग्रांट किसको नहीं करेगा, अब सेबी तो महान है ना, सेबी शैल नॉट ग्रांट सर्टिफिकेट unless it is satisfied that depository has adequate system and safeguards to prevent manipulation of records and transactions। देखो सुनो, इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, 2 ही डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL। जस्ट इमेजिन, ऐसा क्यों? क्योंकि सेबी के ना गाइडलाइंस इतनी भयानक है कि हर किसी की बस की बात ही नहीं है कि वो डिपॉजिटरी की तरह एक्ट कर सके। इवन स्टॉक एक्सचेंजेस, पहले 23 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, सेबी ने इतनी रेल पेली सबकी कि ये धड़ल्ले से सारे स्टॉक एक्सचेंज बंद करा दिए, 9 स्टॉक एक्सचेंज रह गए। तो सेबी है, एकदम भयंकर बैंड बजाता है सबकी। तो यहाँ पे सेबी ने बोला, देखो भैया तुम हमारे पास आओगे सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो ये मत सोच लेना कि सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। हम मना कर सकते हैं अगर तुम क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते, हमें लगता है कि यार तुम ना लोगों का इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं कर पाओगे। आप सोचो, जस्ट इमेजिन, पूरे इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया के भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, उन सारे इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज का हिसाब किताब रखना विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तुम्हारा सर्वर्स खराब हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें वायरस आ गया, किसी ने हैक कर लिया, कितने मामले हैं भैया। जैसे एक बैंक आप सेटअप करते हो, तो बैंक में भी कितनी सेफ्टी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे पैसा होता है। एग्जैक्टली आप सिक्योरिटीज़ वाला बैंक हो तो ऐसे थोड़ी ना, और फिर वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी से कंप्लाइंसेस भी होते हैं, तो वो सब आप इंश्योर कर सकते हो क्या? इतनी औकात है क्या? तो ही सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज सर्टिफिकेट मिलेगा है ही नहीं। ठीक है ना। नंबर 3, नो सर्टिफिकेट शैल बी रिफ्यूज्ड unless the depository concerned has been given a reasonable opportunity of being heard। तो अगर सेबी मना करता है तो सुनने का राइट तो देना ही चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेचुरल जस्टिस, मतलब सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका जरूर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं बस सुना ही नहीं, चढ़ा भागना, ऐसे भागो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नॉट लाइक दैट। आप सुनो, डिपॉजिटरी से पूछो और आप बताओ कि क्यों नहीं मिल रहा है, और उस पर उसका अप्रोप्रिएट अगर कोई आंसर है तो सुनो, माइट भी जस्टिफाइड आंसर हो, तो इसलिए सेबी गुंडागर्दी नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? आपको डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करने से पहले क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट। किससे? सेबी से। फॉर्मेट सेबी ने बताया, मना भी सेबी करेगा, बोले चले जाओ यहाँ से, बकवास लोग आ गए, कुछ आता वाता तो है नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या ही करोगे। और साथ ही में सेबी बोलता है ये ऐसे मना फटकार लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डेफिनेटली दिया जाएगा। कोई शक यहाँ तक? एकदम क्लियर। तो आज के लिए इतना ही इनफ रखते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा डाइजेस्ट करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।